अभी तक रे ऑप्टिक्स में हम रे ऑप्टिक्स के बेसिक प्रिंसिपल्स, कंसेप्ट ऑफ रे, बीम, इमेज एंड ऑब्जेक्ट, इमेज और ऑब्जेक्ट में रियल एंड वर्चुअल ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, इमेजेस क्या होती हैं, उनको आइडेंटिफाई करना हम सीख चुके हैं और साथ में प्लेन मिरर से इमेज फॉर्मेशन, इन बातों को डिस्कस कर चुके हैं। अब रे ऑप्टिक्स में हम स्फेरिकल मिरर के बारे में बात करेंगे। स्फेरिकल मिरर आपने देखे होंगे, दो कॉमन एग्जांपल यहाँ इमेज में दिखाई दे रहे हैं। ये व्हीकल में पीछे की ओर देखने के लिए रियर व्यू मिरर होता है जो बाहर की ओर लगा होता है, और ये मिरर जो देख रहे हैं ये वॉशरूम्स में शेविंग मिरर होता है। इसमें अगर आप देखेंगे तो दूर की चीजें बहुत छोटी दिखाई देती हैं, और अगर इस मिरर के बीच में आप हाथ लगाएंगे तो आपको बीच में से थोड़ा उठा हुआ दिखाई देगा इस जगह से। इसका मतलब ये इसकी सरफेस, रिफ्लेक्टिंग सरफेस कॉन्वेक्स है और इस मिरर को हम बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर। और यहां ये मिरर जो शेविंग मिरर है, इसमें जब आप अपना फेस देखेंगे तो वो काफी एनलार्ज दिखाई देगा, और इसको बहुत ध्यान से अगर बीच में टच करेंगे किनारों से उंगली ले आते हुए तो बीच में से थोड़ा सा दबा हुआ दिखाई देगा। यह है कॉन्केव मिरर। ये दो इमेजेस कॉन्केव और कॉन्वेक्स मिरर की पूरी एप्लीकेशंस नहीं है, इनकी सारी एप्लीकेशंस। तो हम इनकी वर्किंग, ये कैसे काम करते हैं, कैसे बिहेव करते हैं डिफरेंट सिचुएशंस में, उसको समझने के बाद ही डिसाइड कर पाएंगे। स्फेरिकल मिरर्स, कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स, इन दोनों टाइप के मिरर्स का बिहेवियर, इनकी वर्किंग समझने के लिए बहुत जरूरी होगा कि इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है वो समझा जाए। इनका स्ट्रक्चर समझने के लिए हम एक डायग्राम का हेल्प लेते हैं। अब इसमें एक स्फेरिकल शेल है, ये ग्लास का बना होता है, ट्रांसपेरेंट कांच का स्फेरिकल शेल, थिन वॉल शेल होगा। इसमें अगर हम एक ऐसा यहां से एक प्लेन से इतना पोर्शन कट करके निकाल दें से इस तरह से, अब इस सरफेस पर अगर हम अंदर की तरफ, ये बाहर से अगर रिफ्लेक्टिंग पॉलिश कर दें, मतलब अंदर से देखें तो हमें रिफ्लेक्शन दिखाई दे, तो इसको हम क्या बोलेंगे, कॉन्केव मिरर, क्योंकि इसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस कॉन्केव है। अब बाहर से मिरर पॉलिश किया हुआ है, उस मिरर पॉलिश को प्रोटेक्ट करने के लिए इस पर एक प्रोटेक्टिव कोटिंग चढ़ा देते हैं, जो अक्सर मिरर्स में अगर आप पीछे देखेंगे रेड या ग्रे कलर के पेंट की फॉर्म में दिखाई देता है। अब इस टाइप की मिरर को हम बोलेंगे कॉन्केव मिरर। ऐसे ही अगर किसी ग्लास सेल में से हमने ऐसा एक पोर्शन कट करके निकाला तो उससे कॉन्वेक्स मिरर बना सकते हैं। लेकिन आप देखिए ये जो पूरा सर्कुलर एरिया है इसका, ये सर्कुलर एरिया जिसमें से कि ये लाइट कलेक्ट करेगा, इस सर्कुलर एरिया को मिरर का एपर्चर बोलते हैं। अब से कॉन्वेक्स मिरर की बात हुई, तो कॉन्वेक्स मिरर में हम अंदर से पॉलिश करेंगे जिससे बाहर की सरफेस रिफ्लेक्टिंग हो। ये बाहर की सरफेस रिफ्लेक्टिंग है और अब अंदर रिफ्लेक्टिंग पॉलिश है। उस पॉलिश को प्रोटेक्ट करने के लिए, क्योंकि पॉलिश सिल्वर की होती है, बहुत डेलिकेट होती है, जरा सा भी कुछ टच लगेगा तो उस पर स्क्रैच आ जाएगा, तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए अगेन प्रोटेक्टिव लेयर या प्रोटेक्टिव कोटिंग करते हैं। ये कोटिंग जैसे अभी बताया, आप मिरर्स को देखेंगे तो मिरर्स में पीछे की और रेड या ग्रे कलर का पेंट लगा होता है, वो पेंट मिरर पॉलिश को बचाने के लिए होता है और उसी को बोलते हैं प्रोटेक्टिव कोटिंग। और इसमें ये कॉन्वेक्स मिरर, और इसमें भी ये जो एरिया, मतलब बेसिकली इधर से लाइट कलेक्ट करेगा तो इतना एरिया जो होगा ये इस सर्कल के बराबर, उसको हम बोलेंगे उसका अपर्चर। अब इनकी जो रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस का सेंट्रॉइड है उसकी बात है, और ये जो स्फेरिकल शेल है इसका सेंटर सी एक ये है। इस सेंटर सी को हम सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं, और रिफ्लेक्टिंग सरफेस के सेंट्रॉइड को, बिल्कुल इस पॉइंट्स को ओ से जो डिनोट किए गए हैं, इनको हम पोल या वर्टेक्स बोलते हैं। पोल जो नाम है ज्यादा कॉमन है, कई जगह आपको वर्टेक्स भी मिला पढ़ने को या सुनने को मिल सकता है। एक्चुअली कई चीजों की डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज होती हैं और वो डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज हमको मालूम होनी चाहिए। नॉर्मली उनमें से एक टर्म
बहुत ज़्यादा यूज़ में होती है, लेकिन हो सकता है कभी आपको पोल की जगह वर्टेक्स लिखा हुआ मिले, तो हम उसको समझ पाएँ, इसलिए हमें मालूम होना चाहिए, लेकिन हम भी वर्टेक्स की जगह पोल ही यूज़ करेंगे। अब देखिए, ये तो इसका 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर हुआ, लेकिन जब हम इसको एनालिसिस में यूज़ करेंगे, तो बार-बार ऐसा 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बनाना कंफर्टेबल नहीं होगा। तो हम इसकी बजाय, इस 3 डायमेंशनल डायग्राम की बजाय, इसको 2 डायमेंशनल डायग्राम में शो करते हैं। अब 2 डायमेंशनल डायग्राम शो करने से पहले एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, प्रिंसिपल एक्सिस और ऑप्टिकल एक्सिस। ये एक लाइन है जो पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती है। अभी हम इसके बारे में इतना समझ लें। वैसे ये ही जो मीनिंग है मैक्सिमम टाइम काम आएगा, लेकिन ये पोल क्या होता है, प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है, इन सारे आइडियाज को हम और रिफाइन डिटेल में समझेंगे। जैसे बात हुई थी, इन मिरर्स को 2D डायग्राम में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि हम जब भी कोई एनालिसिस करेंगे या आगे भी बार बार डायग्राम बनाएंगे। अब मैं तो यहाँ 3 डायमेंशन डायग्राम हर जगह बना सकता हूँ, लेकिन आप जब उसको प्रैक्टिस में सिचुएशन में अप्लाई करेंगे, एनालाइज करेंगे, तो बार बार 3 डायमेंशन डायग्राम नहीं बनाया जा सकता। तो इसको हम 2D डायग्राम शो करते हैं। अब उसी डायग्राम में जो 3D स्ट्रक्चर था, उसमें हमने केवल ये सेक्शन शो कर दिया। अब इसमें ये जो ग्रे लाइन है, इसको प्रोटेक्टिव लेयर मान लिया, और ये इधर रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ऐसे ही जो ब्लैक लाइन है रिफ्लेक्टिंग सरफेस, और ये जो ग्रे लाइन है ये प्रोटेक्टिव लेयर। तो अगर ये ग्रे लाइन, या कई बार ऐसा हिचिंग कर देते हैं, जिस तरफ वो होता है वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस नहीं होती, उसके अपोजिट रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है। अक्सर डायग्राम में रिफ्लेक्टिंग सरफेस को ब्लैक लाइन से शो करते हैं। अब इसमें यहां से यहां तक का जो एरिया होगा, ये सर्कुलर एरिया, उसको अपर्चर बोलेंगे। ऐसे ही कॉन्वेक्स मिरर में ये ऐसा सर्कुलर एरिया होगा, उसको अपर्चर बोलेंगे। बाकी चीज, सेंटर ऑफ कर्वेचर, पोल, प्रिंसिपल एक्सिस, ये चीजें वही की वही हैं। तो हमने कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर को 2 डायमेंशनल डायग्राम में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ये बात देख ली। अब इन मिरर के साथ यूज होने वाली जो डिफरेंट टर्म्स हैं, चाहे वो पोल हो, चाहे प्रिंसिपल एक्सिस हो, इन चीजों को एग्जैक्ट डेफिनेशंस क्या होंगी वो समझें, क्योंकि कई सिचुएशन की जरूरत पड़ती है। अब इनको हम बोलेंगे इंपॉर्टेंट टर्म्स। पहले हम लेंगे एपर्चर। तो एपर्चर हमने एक रफ आइडिया तो ले लिया। नाउ लेट अस डिफाइन हाउ वी कैन डिफाइन द एपर्चर। It is the area through which an optical device collects light from a beam incident symmetrically। मतलब ये एपर्चर केवल कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर दोनों के लिए डिफाइन नहीं है, और भी ऑप्टिकल डिवाइसेस के लिए डिफाइन है, लेंस के लिए डिफाइन होगा। तो ये एक ऐसा एरिया होता है जिससे कि वो डिवाइस लाइट कलेक्ट करती है, लेकिन कैसी बीम से? वो बीम उस डिवाइस के सिमेट्रिकली इंसिडेंट हो। मतलब अगर प्लेन मिरर है तो उसके परपेंडिकुलर इंसिडेंट हो। अगर ये कॉनकेव या कॉन्वेक्स मिरर हैं तो उनकी जो एक्सट्रीमिटीज का जो सर्किल है, उस सर्किल प्लेन के परपेंडिकुलर अगर लाइट बीम आती है तो हम बोलेंगे सिमेट्रिक है। अब इसको अगर देखिए, एपर्चर ऑफ कॉनकेव मिरर, तो ये कॉनकेव मिरर, अगर हम कॉनकेव मिरर में ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है तो इधर से लाइट डालेंगे। अगर एक लाइट सिमेट्रिकली मींस बिल्कुल हर जगह नॉर्मल, अगर ऐसी लाइट आती है तो इतने एरिया में लाइट रुक जाएगी। मतलब ये इतने एरिया की लाइट को कलेक्ट कर रहा है, तो दिस एरिया इज दिस लाइट ग्रे सर्किल इज कॉल्ड एपर्चर ऑफ दिस कॉनकेव मिरर। इसी तरह से हम एपर्चर ऑफ कॉन्वेक्स मिरर की बात कर सकते हैं। ये कॉन्वेक्स मिरर, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस लाइट ग्रे, डार्क ग्रे प्रोटेक्टिव लेयर। अब इसमें लाइट इधर से डालेंगे क्योंकि ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, तो इसने अपने इस डार्क ग्रे सर्किल के एरिया के बराबर एरिया में लाइट रोक दिया। तो ऐसा एरिया है यहां हम ले लेंगे, तो इसको क्या बोलेंगे? कॉन्वेक्स मिरर का एपर्चर। नाउ वी हैव अंडरस्टूड इट क्वालिटेटिवली, और दिस इज डेफिनेशन। इस डेफिनेशन को एक बार दोबारा रीड कर लें। इट इज द एरिया थ्रू विच एन ऑप्टिकल डिवाइस कलेक्ट्स लाइट फ्रॉम ए बीम इंसिडेंट सिमेट्रिकली। बीम इंसिडेंट सिमेट्रिकली, इसका मतलब बहुत ढंग से समझ लें। मतलब ये बीम इस मिरर के हर तरफ एक जैसी हो। नाउ
Aperture can also be interpreted as the area of shadow casted on a screen if the mirror is introduced parallel to the screen in the path of a parallel beam of light incident normally on the screen। इस बात को समझें, मतलब अगर हम मिरर के पैरेलल, अब ये मिरर की सरफेस के पैरेलल तो क्या कहें, ये जो सर्किल बनता है इसका एक्सट्रीमिटीज का, इस सर्किल के पैरेलल अगर यहां एक स्क्रीन लगा दें, ऐसे यहां एक स्क्रीन लगा दें और उस स्क्रीन पर स्क्रीन के नॉर्मल पैरेलल लाइट बीम आ रही है, अगर ये स्क्रीन ऐसी होगी तो हर जगह लाइट बीम नॉर्मल आ रही है, तो उस पर जो शेडो बनेगी उस शेडो को एपर्चर बोल सकते हैं। मतलब वो एपर्चर के बराबर होगा, एपर्चर तो नहीं बोल सकते बट वो एपर्चर के बराबर होगा। देखिए यहां स्क्रीन होती तो यहां हमको एक शेडो मिलती सर्किल की फॉर्म में, तो वो एपर्चर के बराबर होगी। ऐसे यहां स्क्रीन होती तो यहां एक सर्किल की फॉर्म में हमको शेडो मिलती और वो एपर्चर के बराबर होती। Pupil in eye works as an adjustable aperture of the eye lens। अब देखिए एपर्चर की बात हुई, इट इज एरिया थ्रू विच द ऑप्टिकल डिवाइस कलेक्ट्स लाइट। हमारी आंखों में वेरी फर्स्ट लेक्चर में हमने ह्यूमन आईज के स्ट्रक्चर के बारे में बात की थी, वहां पिपल के बारे में बात हुई थी। पिपल अगर याद करें तो आइरिस से जो ओपनिंग होती है वो पिपल होती है लेंस के आगे। ये पिपल डायलेट होगी तो लेंस में ज़्यादा लाइट जाएगी, पिपल कॉन्ट्रैक्ट होगी तो लेंस में कम लाइट जाएगी। तो पिपल को हम क्या बोल सकते हैं, ह्यूमन आई लेंस का एपर्चर, और ये कम ज़्यादा हो सकती है इसलिए इसको हमने बोल दिया एडजस्टेबल एपर्चर। अब एपर्चर की जो बात हमने की, लेकिन जब तक हम किसी भी कंसेप्ट को मैथमेटिकल टर्म में ना ले जाएं वो हमारे लिए उतना यूज का नहीं होता। तो एपर्चर को मेजर करने के लिए हम दो पैरामीटर यूज करते हैं, या तो लीनियर एपर्चर या एंगुलर एपर्चर। जो लीनियर एपर्चर है, लेट अस सी व्हाट इट इज द डायमीटर ऑफ द एपर्चर। मतलब जो एपर्चर सर्कुलर शेडो मिलती है या जो सर्किल है इसका डायमीटर, हम इस डायमीटर को अगर बोल दें तो हमें एपर्चर की साइज का आइडिया मिल जाएगा। तो इस डायमीटर को हम लीनियर एपर्चर, एपर्चर तो एक फिजिकल एंटिटी है लेकिन उसको मेजर करें किससे, या तो उसके एरिया से या उसके डायमीटर से या किसी और चीज से। तो अगर डायमीटर से मेजर कर रहे हैं तो हम उसको बोलेंगे लीनियर एपर्चर। इट इज शोन इन द फिगर बाय डी। देखिए फिगर में ये एपर्चर डायमीटर यहां से यहां तक डायमीटर होगा, शो कर दिया। दैट इज आइडिया इज वेरी विजिबल। Similarly, we have another parameter to define aperture. It is angular aperture. Angular aperture, it is the angle subtended by extremities of the aperture at the center of curvature. The center of curvature पे aperture की extreme boundary से जो angle subtend होगा, मतलब in this way. It is shown in the figure. अब देखिए फिगर में by theta। अब यहाँ center curvature C मान लिया, ये पहले कॉन्वेक्स मिरर की बात करें तो यहां से सेंटर कर्वेचर मिला और यहां से मिला है, तो ये जो एंगल सबटेंड हुआ सेंटर पर इसको हम क्या बोलेंगे, एंगुलर एपर्चर। ऐसे ही यहां से ये एक्सट्रीमिटीज को सेंटर कर्वेचर से मिला है, यहां इसको मिला है, तो ये जो एंगल सबटेंड हुआ इसको हम क्या बोलेंगे, एंगुलर एपर्चर। अब देखिए एंगुलर एपर्चर से मिरर के बारे में आइडिया लेना हो तो हमें रेडियस ऑफ कर्वेचर का और मालूम होना चाहिए, तो एपर्चर का साइज मिल जाएगा। इसलिए नॉर्मली एपर्चर को जो ज्यादा यूज में आने वाला मेजर है वो लीनियर एपर्चर। तो एपर्चर के बारे में हमने बात की, क्या बोलेंगे एपर्चर को। वैसे ही कंसेप्ट बहुत ज्यादा सिचुएशन में नहीं काम आता, क्योंकि नॉर्मल सिचुएशन में हम ऑब्जेक्ट कहाँ है, इमेज कैसी बनेगी, कहाँ बनेगी, इन सब चीजों को डील करेंगे। लेकिन इमेज की ब्राइटनेस कितनी होगी वो एपर्चर डिसाइड करेगा। अगर एपर्चर ज़्यादा है तो मिरर ज़्यादा लाइट कलेक्ट कर रहा है, और मिरर अगर ज़्यादा लाइट कलेक्ट कर रहा है, किसी भी ऑब्जेक्ट से जो लाइट रिफ्लेक्ट होकर मिरर पे आ रही है उसका ज़्यादा पोर्शन कलेक्ट करेगा, तो इमेज की ब्राइटनेस ज़्यादा होगी। अगर एपर्चर छोटा होगा तो ब्राइटनेस कम होगी। यही आइडिया हम लोगों ने प्लेन मिरर में भी देखा था कि अगर प्लेन मिरर बड़ा होगा तो ऐसा नहीं कि इमेज बड़ी बनेगी या इमेज कम बनेगी, इमेज की ब्राइटनेस ज़्यादा होगी, और प्लेन मिरर छोटा होगा तो इमेज की ब्राइटनेस कम होगी। ठीक यही आइडिया स्फेरिकल मिरर में भी एप्लीकेबल होगा। एपर्चर के बाद
जो दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है प्रिंसिपल और ऑप्टिकल एक्सिस। वैसे तो ऑलमोस्ट इन एवरी केसेस जो हमने पहले डायग्राम में देखा, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से जो लाइन पास होती है उसको हम ऑप्टिकल एक्सिस बोल देंगे। लेकिन लेट अस डिफाइन इट, a mathematical line that passes through the center of curvature and the device has a rotational symmetry about the line। अब देखिए यहां एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, हमने उस डायग्राम में देखा था, या मैक्सिमम जगह जब आप ऑप्टिकल एक्सिस या प्रिंसिपल एक्सिस के बारे में देखेंगे तो आप पाएंगे कि वो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से पास होती है। लेकिन यहां सेंटर ऑफ कर्वेचर वर्ड तो है लेकिन पोल नहीं है। वी अगेन रीड इट, a mathematical line that passes through the center of curvature and the device has rotational symmetry about the line। Now let us see, ये जो आपका कॉन्केव मिरर है, हम लाइट ग्रे एरिया से रिफ्लेक्टिंग सरफेस दिखा रहे हैं और डार्क ग्रे एरिया से प्रोटेक्टिव लेयर। तो इसमें हम एक मैथमेटिकल लाइन केवल ऐसी मान सकते हैं जिसके अबाउट अगर इस डिवाइस को रोटेट करें तो हर रोटेशन के हर एंगल पे वो एक जैसी अपीयर हो। सिमिलरली द सेम थिंग वी कैन डू। अब देखिए इसको रोटेट किया तो इस लाइन के अबाउट ये हर रोटेशन एंगल पे या हर एंगुलर पोजीशन पे एक जैसा अपीयर होगा, तो इसको हम बोल देंगे प्रिंसिपल एक्सिस। सेम आइडिया वी कैन यूज फॉर कॉन्वेक्स मिरर। अब देखिए कॉन्वेक्स मिरर में भी ये लाइन बिल्कुल सिमेट्रिक लाइन जो सेंटर कर्वेचर से पास होगी, इसके अबाउट अगर मिरर को घुमाएंगे तो ये हर एंगुलर पोजीशन के लिए एक जैसा दिखाई देगा। अब देखिए यहां आप सोच सकते हैं सर ये बात तो वही हुई ना, ये तो पोल होगा, यहाँ पे पोल होगा और यहाँ पोल होगा, तो और यहाँ कहीं सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, यहाँ कहीं सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, तो प्रिंसिपल एक्सिस पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है। ऐसा हमेशा नहीं होता। हो सकता है हमें पूरा सर्कुलर अपर्चर का मिरर न मिले, हमें मिरर का एक ऐसा पोर्शन काट दिए यहाँ से, ये हाफ नहीं 1/3 पोर्शन आपने कट कर दिया। अब हमारे पास ये 1/3 पोर्शन का ही मिरर है और 1/3 पोर्शन का मिरर है, तो उसकी प्रिंसिपल एक्सिस कैसे डिफाइन होगी? तो उसके लिए भी क्या होगा कि हम एक ऐसी लाइन एज्यूम करेंगे जिस लाइन के अबाउट उस मिरर को रोटेट करें तो बिल्कुल सिमेट्रिक हो, तो भी यही लाइन मिलेगी। या दूसरे वर्ड्स में हम कह सकते हैं कि अगर हमारे पास सर्कल मिरर जो कॉन्केव या कॉन्वेक्स कुछ हो, उसका एपर्चर पूरा सर्कुलर ना हो, कटा हुआ हो, ट्रंकेटेड मिरर कॉन्वेक्स, तो भी हम उसके प्रिंसिपल एक्सिस डिफाइन करने के लिए हम उसका जो कंप्लीट सर्कुलर एपर्चर होता वो मान लेंगे और उसके सेंटर से नॉर्मल लाइन ड्रॉ कर देंगे, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगी, तो उसको हम प्रिंसिपल एक्सिस बोल सकते हैं। या और एक आइडिया, हम मिरर ट्रंकेटेड है लेकिन हम उसको पूरा का पूरा सर्कुलर एपर्चर, मान लो यहीं तक मिरर होता लेकिन हम उसको पूरा अज्यूम कर लेंगे, तो उसका पोल कहां होता, तो उस पोल और सेंटर कर्वेचर से पास होने वाली लाइन को हम प्रिंसिपल एक्सिस बोलेंगे। द डिवाइस इज शोन रिमेन्स सिमेट्रिकल ऑन रोटेशन अबाउट द प्रिंसिपल एक्सिस। जो बात हमने अभी डिस्कस की ये यहां लिखा हुआ है। अब देखिए प्रिंसिपल एक्सिस के बाद दूसरा कंसेप्ट है पोल। इट इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द ऑप्टिकल एक्सिस एंड रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ द मिरर। ये ऑप्टिकल एक्सिस डिफाइन करने के बाद रिफ्लेक्टिंग सरफेस से इंटरसेक्शन। अब देखिए इन दो कंप्लीट मिरर में यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, पोल होगा, लेकिन अगर ये मिरर ट्रंकेटेड होते तो पोल तो यही होता ना। तो अब इसमें इस बात को, इट इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द ऑप्टिकल एक्सिस एंड रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो आप देखिए ये है यहाँ पे रिफ्लेक्टिंग सरफेस, अगर मिरर ट्रंकेटेड है तो भी उसको कंप्लीट अज्यूम करते हुए जहां से प्रिंसिपल एक्सिस उस एक्सटेंडेड सरफेस को कट करेगी उसको हम पोल बोलेंगे। मतलब बात बिल्कुल क्लियर है कि आधा मिरर हो या 1/4 मिरर हो, एक तरफ से काट दिया तो उसमें भी उसका पोल वही होगा जहां एक्चुअल पूरे मिरर का होता, उसकी प्रिंसिपल एक्सिस वही होगी जो एक्चुअल पूरे मिरर की होती। इस बात को बहुत ध्यान रखने की बात है कि कई डिवाइसेस में जरूरी हो जाता है कि हम कंप्लीट मिरर यूज न करें, ट्रंकेटेड मिरर यूज करें, तो उनको एनालाइज करने के लिए हमें इस आइडिया को ध्यान रखना पड़ेगा। फॉर ए मिरर विद सर्कुलर एपर्चर द सेंटर ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज द पोल। मतलब अगर किसी मिरर का एपर्चर सर्कुलर हो, मतलब ये पूरा मिरर हो, तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस का जो
सेंटर है या सेंट्रॉइड है, उसको हम पोल बोलेंगे। ये बात हम पहले करते आ रहे थे। देन उसके बाद पोल की बात हो गई, प्रिंसिपल एक्सिस की बात हो गई। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट है फोकस एंड फोकल लेंथ। फोकस एंड फोकल लेंथ को भी बहुत क्लियरली समझना जरूरी है। अब इसमें हम दोनों मिरर का एग्जांपल लेंगे। पहले कुछ एनालाइज करें कि फोकस किसको कहना चाहिए, देन वी प्रोसीड। कोई भी कंक्लूजन निकालने से पहले डिफरेंट सिचुएशंस को एनालाइज कर लें। अब ये कॉनकेव मिरर, ये जो ग्रे पोर्शन है वो प्रोटेक्टिव लेयर है, और ये जो ब्लैक लाइन है यहाँ पे, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। यहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर, पीए मीन्स प्रिंसिपल एक्सिस। नॉर्मली हम या इस टाइप की लाइन कहीं शो कर देंगे तो वो प्रिंसिपल एक्सिस होगी, या तो उसको पीए लिख देंगे या नहीं लिखेंगे। अब इसमें मान लो हम एक रे लेते हैं जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट है। अब ये रे यहाँ पे रिफ्लेक्शन में लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो करेगी। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन अप्लाई करने के लिए हमें पॉइंट ए, जो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, वहां पे सरफेस नॉर्मल ड्रॉ करना पड़ेगा। और वे स्फेरिकल सरफेस के किसी भी पॉइंट पर नॉर्मल ड्रॉ करें, वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होता है। तो ए को सी से अगर ज्वाइन कर दें तो ये ए पर सरफेस नॉर्मल होगा। तो यहाँ ये एंगल जो है थीटा, दैट विल बी एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो रिफ्लेक्टेड रे भी एंगल थीटा पर ही जाएगी, ये रिफ्लेक्टेड रे, और ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा, और ये एंगल भी थीटा होगा। नाउ ये जो रिफ्लेक्टेड रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट आई, और उसकी रिफ्लेक्टेड रे प्रिंसिपल एक्सिस को जहां कट करती है, उस पॉइंट को हमने नाम दिया एफ, एंड दिस पॉइंट एफ इज नोन एज फोकस। अब इसमें एक बात देखें, अगर ये एंगल थीटा है, ये दोनों लाइन पैरेलल हैं, तो सी ए ट्रांसवर्सल हुआ, तो ये एंगल भी थीटा हुआ, बिकॉज दिस थीटा एंड दिस थीटा आर अल्टरनेट एंगल। और यहां से एक बात और दे सकते हैं, अगर ये एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा है, तो सी एफ एंड एफ ए दोनों साइड्स इक्वल होगी, और ये जो सी ए एफ ट्राइंगल होगा वो आइसोस्केलेस ट्राइंगल होगा। यहां आगे एनालाइज करने के लिए हम एक काम करें, ए से प्रिंसिपल एक्सिस पर एक परपेंडिकुलर ए बी ड्रॉप कर दें। सेम आइडिया हम कॉन्वेक्स मिरर में डिस्कस करेंगे, लेकिन अब अगर देखें तो ये एंगल जो होगा 2 थीटा होगा। 2 थीटा कैसे होगा, ये एंगल थीटा, ये एंगल थीटा, तो ये दोनों इस ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल हैं, तो इन दोनों का सम ये इस एक्सटीरियर एंगल के इक्वल होगा, तो ये क्या होगा 2 थीटा। एनी रे, sorry, here it is a ray incident parallel to principal axis will pass through F after reflection. Here see the term, it is not any ray, it is a ray incident parallel to PA. एक रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी, वो प्रिंसिपल एक्सिस पर जिस पॉइंट से रिफ्लेक्शन के बाद पास होगी उसको हम F बोल देंगे। सिमिलर आइडिया वी कैन सी इन कॉन्वेक्स मिरर। Here is the convex mirror, ये इसका प्रोटेक्टिव लेयर, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस, principal axis, pole, and ये center of curvature. Now we again assume a line parallel to the principal axis, incident ray, this. अब उसका एक point of incidence A हुआ, A को C से ज्वाइन करेंगे तो रेडियस होगी, लेकिन वो A पॉइंट पर सरफेस नॉर्मल भी होगा। अब यहां से ये एंगल हम थीटा बोल देंगे, दैट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो रे रिफ्लेक्ट होने के बाद इस तरफ जाएगी, और वो सरफेस नॉर्मल या सी ए लाइन से थीटा एंगल पर ही जाएगी। तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन अप्लाई कर लिया हम लोगों ने। अब ये लाइन तो प्रिंसिपल एक्सिस को कहीं नहीं कट रही है, लेकिन इसको हम बैक एक्सटेंड करें तो ये जिस पॉइंट पर कट करेगी वो एफ होगा। तो अब देखिए इसमें कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर में क्या बात हुई, प्रिंसिपल एक्सिस से आने वाली लाइन रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस को कट करती है, या कहें ये प्रिंसिपल एक्सिस की ओर मुड़ जाती है। लेकिन कॉन्वेक्स मिरर में रिफ्लेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आने वाली रे, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के दूर चली जाती है, तो प्रिंसिपल एक्सिस को कट नहीं करेंगी, तो उनका बैक एक्सटेंशन कट करेगा, ये ए एफ। तो इस पॉइंट को हम बोल देंगे एफ। तो इसके लिए फोकस ये होगा, मतलब कॉनकेव मिरर का जो फोकस होगा कॉनकेव मिरर के बाहर होगा, और कॉन्वेक्स मिरर का फोकस कॉन्वेक्स मिरर के अंदर होगा। या फोकस अभी हम कह सकते हैं पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में कहीं होगा, ओ और सी के बीच में, या ओ और सी के बीच में। वी कैन नॉट से कि ये मिड पॉइंट ही होगा, लेट अस सी कि मिड पॉइंट है या नहीं है। अब देखिए ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल थीटा हुआ, और अगर ये एंगल थीटा है तो यहाँ पे करस्पॉन्डिंग एंगल ये एंगल थीटा हुआ।
यहां से ए से बी पर परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया, थीटा ये। अब यहां भी वैसे ये एंगल 2 थीटा होता। For a ray incident parallel to principal axis, back extension of the reflected ray will pass through F। तो जो बात हमने डायग्राम में समझी वो यहां लिख भी दी। अब इन दोनों ट्राइंगल में आगे एनालाइज करने के लिए F की लोकेशन कहां होगी, ये O और C के बीच में कहां होगा, O से कितना दूर होगा या C से कितना दूर होगा, ये कैलकुलेट करने के लिए हम ट्राइंगल ACF ट्राई करें। ACF हमने इसलिए लिया कि C से F की डिस्टेंस हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, और O से डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास कोई सिंपल स्ट्रक्चर नहीं मिल रहा है। नाउ जस्ट सी हियर इन आइसोस्केलेस ट्राइंगल ACF। तो ACF जो ट्राइंगल है कॉन्केव मिरर के लिए भी और कॉन्वेक्स मिरर के लिए भी, दोनों के लिए आइसोस्केलेस है। इन ट्राइंगल में CF और FA इक्वल होंगी, इधर CF और FA इक्वल होंगी क्योंकि इनके सामने के एंगल इक्वल हैं। नाउ इसका मतलब क्या हुआ, CA इज इक्वल टू 2CF cos थीटा। CA मतलब ये लाइन, अगर आप यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप करें तो ये जो परपेंडिकुलर आइसोस्केलेस ट्राइंगल में जो दोनों इक्वल साइड्स के जॉइनिंग पॉइंट से जो थर्ड साइड पे परपेंडिकुलर ड्रॉप किया जाता है, वो थर्ड साइड को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करता है, मतलब यहां से यहां तक हिस्सा और यहां से यहां तक हिस्सा इक्वल होगा। तो ये जो हिस्सा होगा ये क्या होगा, CF cos थीटा। ऐसे ही यहां से यहां तक हिस्सा क्या होगा, AF cos थीटा। और AF और CF इक्वल हैं तो इस हिस्से को हम क्या बोल सकते हैं, CF cos थीटा। तो टोटल CA कितना हो गया, 2CF cos थीटा। नाउ CA इज इक्वल टू R एंड CF, हम यहां से CF बोल सकते हैं फोकस की F से डिस्टेंस। सो CF इज इक्वल टू व्हाट वी कैन राइट हियर, CA अपॉन 2 cos थीटा। अब हमें एक्चुअली जो हमारे पास जब मिरर होगा तो पोल वी कैन लोकेट, बट सेंटर ऑफ कर्वेचर इज फिजिकली लोकेट करना बहुत मुश्किल होगा। तो इट विल बी मोर कन्वीनियंट टू मेजर ऑल द डिस्टेंसेस फ्रॉम द पोल। तो पोल से डिस्टेंस मेजर करने के लिए हम OF फाइंड करना चाहेंगे। OF फाइंड करने के लिए OC में से CF फाइंड माइनस कर देंगे। अब OF इज इक्वल टू OC माइनस CF, तो OC माइनस CA अपॉन 2 cos थीटा। अब एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, OC एंड CA दोनों ही इक्वल हैं और रेडियस ऑफ कर्वेचर कैपिटल R के इक्वल हैं। तो OC और CA दोनों को हम कैपिटल R से रिप्लेस कर देंगे। यहां हमने ये देखिए OC और CA दोनों R इक्वल हैं, अगर रख दिया तो OF क्या हो गया, R माइनस R अपन cos थीटा। यहां भी R आ जाएगा, यहां भी R आ जाएगा। नाउ सो OF यू कैन से R इज इक्वल इनटू 1 माइनस 1 अपॉन 2 cos थीटा। सिंपली इन दोनों टर्म में से R कॉमन ले लिया। नाउ व्हाट वी कैन कंक्लूड फ्रॉम इट, इसको इक्वेशन नंबर 2 नाम दे दें। अब फोकस की बात करें, जो पॉइंट F फोकस था, a point at which a ray incident parallel to the principal axis intersects or appear to intersect the principal axis। अब देखिए intersect the principal axis यहां बात हो गई, appear to intersect मतलब अगर कोई ऑब्जर्वर यहां से देखेगा तो उसको लगेगा कि ये रे यहां इसको कट करती है, मतलब appear to intersect का मतलब वो बैक एक्सटेंशन है। तो ये इसको हम फोकल लेंथ बोल देंगे। तो ये फोकस डिसाइड हो गया। फोकस मतलब अगेन वी राइट ए पॉइंट एट विच ए रे इंसिडेंट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस इंटरसेक्ट्स और अपीयर्स टू इंटरसेक्ट द प्रिंसिपल एक्सिस। यहां वर्ड अपीयर्स का एक बार दोबारा हम समझ लें। अपीयर्स मींस वो लाइन एक्चुअली रे प्रिंसिपल एक्सिस को कट नहीं करेगी, लेकिन उसका पीछे की ओर जो एक्सटेंशन जिसको हम बैक एक्सटेंशन बोल सकते हैं वो कट करेगा, तो उसको हम F बोल देंगे। दोनों डायग्राम में ये F जो है फोकस है। अब फोकस की O से डिस्टेंस, पोल से डिस्टेंस जो कहलाती है फोकल लेंथ। डिस्टेंस ऑफ द फोकस फ्रॉम द पोल इज नोन एज फोकल लेंथ। वेरी सिंपल डेफिनेशन एंड वी डिनोट इट बाय स्मॉल f लेटर। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 2 F will be what? R into 1 minus 1 upon 2 cos theta. So that is general formula for focal length. Now you can see from here, that is for all the rays this point F will be different. क्यों?
ये अगर रे हमने ए की बजाय यहाँ पैरेलल रे आई होती तो उसके लिए थीटा की वैल्यू अलग होती, तो एफ की वैल्यू अलग होती। इसका मतलब ये हुआ कि हर रे जो मिरर के प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी वो यूनिक फोकस से नहीं जाएगी, हर रे के लिए अपना अलग अलग फोकस होगा। नाउ इस चीज को हम और डिटेल में बात करेंगे और इन्हीं को हम बोलते हैं पैरेक्सियल कंडीशंस। नाउ सी पैरेक्सियल एंड मार्जिनल रेज, मतलब पैरेक्सियल रेज अभी हम डिस्कस करेंगे। ये वो रेज होंगी जिनके सबके लिए फोकस एक यूनिक पॉइंट होगा, मतलब वो सारी रेज जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही हैं उनके लिए वो सब एक ही पॉइंट से आए। ऐसी रेज जिनके फोकस यूनिक हुआ उनको बोलेंगे पैरेक्सियल, और वो रेज जिनके लिए सब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल तो हैं लेकिन सबका फोकस अलग अलग है उनको बोलेंगे मार्जिनल रेज। ये तो इनका एक अपरेंट डिफरेंस हुआ, बट लेट अस डू व्हाट मैथमेटिकल कंडीशंस आर देयर। कॉनकेव मिरर की बात हम करें, अब इसमें हम दो रे डिस्कस करेंगे, एक जो प्रिंसिपल एक्सिस से काफी दूर होगी और एक प्रिंसिपल एक्सिस के काफी पास होगी। ये कॉनकेव मिरर रेड कलर में हमने रे शो किया, ये यहां पे A1 पे इंसिडेंट हुई और ये इस तरह से। अब देखिए यहां एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा, विजुअली आप देख सकते हैं, बट यहां डायग्राम की क्लैरिटी के लिए वो एंगल्स नहीं लिख रहे हैं। एक रे हुई, अब दूसरी रे हम प्रिंसिपल एक्सिस के पास ले लें, दैट रे विल शो विद ब्लू कलर। नाउ वी कैन सी, वी कैन ज्वाइन हियर। ये अब देखिए इस एंगल पर अगर रे को पास कराएंगे ये जिससे ये, अब ये यहां कट कर रही है, तो दोनों रेस के लिए फोकस अलग अलग है। A2 पर इंसिडेंट रे जो पोल के पास में है ज्यादा, वो F2 पे प्रिंसिपल एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रही है, और A1 पर इंसिडेंट रे जो पोल से बहुत दूर है उसकी रे रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस को F1 पे अब इसका मतलब साफ है, रे जितना ज्यादा प्रिंसिपल एक्सिस से दूर होगी उसका फोकस पोल के उतना पास होगा या उसके लिए फोकल लेंथ उतनी कम होगी। नाउ वी कैन रिकॉल द फॉर्मूला, F was equal to R into 1 minus 1 upon 2 cos थीटा। अब ये तो बिल्कुल क्लियर है, रे जितना दूर होगी उसका थीटा उतना बड़ा होगा और थीटा जितना बड़ा होगा कॉस थीटा की वैल्यू उतनी छोटी होगी, तो 1 अपॉन 2 कॉस थीटा, ये जो सेकंड टर्म है ब्रैकेट के अंदर वो बड़ी होती जाएगी। अब सेकंड टर्म बड़ी होती जाएगी तो 1 में माइनस होकर वो r से मल्टीप्लाइड है, तो फोकल लेंथ की वैल्यू कम होती जाएगी। दैट यू कैन सी मैथमेटिकली ऑल्सो। Same situation we can see in convex mirror also. Again we take the same ray, rate farther away, point A1, surface normal, it will go here, and इसका बैक एक्सटेंशन ये F1। दूसरी रे हमने पोल के काफी पास लिया, A2 पर इंसिडेंट, ये सरफेस नॉर्मल रिफ्लेक्टर रे, इसका बैक एक्सटेंशन F2। यहां भी अगर देखें तो वही बात मिलेगी, रे जितना पोल के पास आती जाएगी उसका फोकस सेंटर ऑफ कर्वेचर के उतना पास होता जाएगा, या यूं कहें पोल से उतना दूर होता जाएगा। या हम समराइज कर सकते हैं कि रे प्रिंसिपल एक्सिस के जितना पास होगी उसकी फोकल लेंथ उतनी बड़ी होगी। क्लोजर इज अ रे इंसिडेंट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, लार्जर इज द फोकल लेंथ। जो हमने बात की, मतलब रे जितनी प्रिंसिपल एक्सिस के पास होगी क्लोजर, उस रे के लिए फोकल लेंथ उतनी बड़ी होगी। दिस फैक्ट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर एन इफेक्ट नोन एज स्फेरिकल एबरेशन। अब देखिए बात बड़ी सिंपल है कि अगर सिर्फ स्फेरिकल मिरर से हम किसी ऑब्जेक्ट का इमेज बना रहे हैं तो उस ऑब्जेक्ट से आने वाली बहुत सारी रेज, कुछ रेज तो क्या होंगी प्रिंसिपल एक्सिस के बहुत पास इंसिडेंट होंगी, कुछ रेज बहुत दूर इंसिडेंट होंगी, और सबके लिए फोकस अलग अलग है। तो ऑब्जेक्ट के हर पॉइंट से सारी रेज आएंगी ना, तो किसी पॉइंट का जो इमेजेस बनेंगी, हर रे से जो बनने वाली इमेजेस हैं वो एक यूनिक पॉइंट पे नहीं बनेंगी, अलग अलग पॉइंट पे। तो उस ऑब्जेक्ट की हर पॉइंट की कई सारी इमेज मिलेंगी, तो जो मिरर में जो इमेज मिलेगी दिखेगी वो क्लियर नहीं दिखेगी, और इसको हमने नाम दिया स्फेरिकल एबरेशन। एंड ये आइडिया हमने अभी बस क्वालिटेटिवली समझा है। स्फेरिकल एबरेशन हम सबसे लास्ट में, ये स्फेरिकल मिरर खत्म करने के बाद हम मिरर के डिफेक्ट्स के नाम से इसको
और डिटेल में एनालाइज करेंगे। फॉर ए रे वेरी क्लोज टू द प्रिंसिपल एक्सिस सच एज थीटा टेंड्स टू 0, अगर रेज हम प्रिंसिपल एक्सिस के बहुत पास में हो कि थीटा टेंड्स टू 0, क्या मिलेगा आपको? एफ इज लिमिट थीटा टेंड्स टू 0, अगेन वी पुट द एक्सप्रेशन आर इंटू 1 माइनस 1/2 cos theta, and we put when theta equal to 0, this will cos theta will become 1, so 1 minus 1/2 will become half, so f will be r/2। तो जो ये बड़ा कॉमन रिलेशन आप जानते थे, फोकल लेंथ r/2 होती है, वो हर रे के लिए नहीं होती, या हर वो रे बेसिकली वो किन रेस के लिए होती है जो प्रिंसिपल एक्सिस के बहुत पास में होती है, एंड यहीं से मार्जिनल और पैरेक्सियल कंडीशंस की बात शुरू होती है। अभी ये f इज इक्वल r/2 वी गॉट। नाउ पैरेक्सियल रेज, जो हमने पैरेक्सियल की बात की थी, मतलब पैरेक्सियल हमने बात की थी, ये वो सारी रेज हैं जिनके लिए यूनिक फोकस होगा। यूनिक फोकस मीन्स उनका फोकस देखो इतना पास पास हो कि हम डिफरेंस ना कर पाए उसमें, तो उसके लिए क्या होगा? थीटा बहुत छोटा होना चाहिए, इट शुड बी 10 डिग्रीज 5 डिग्रीज लाइक दैट, और इस रेंज में अगर थीटा होगा तो ऐसी सारी रेज बहुत क्लोज पॉइंट पे प्रिंसिपल एक्सिस कट करेंगी, इतने क्लोज होंगे वो F3 F4 जो भी होंगे उनके फोकस कि हम उनमें डिफरेंस नहीं कर पाएंगे, तो इन रेज को हम बोलेंगे पैरेक्सियल रेज। सो हाउ वी कैन डिफाइन पैरेक्सियल रेज? रेज विच आर वेरी क्लोज एंड आइदर पैरेलल और नियरली पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। मतलब अब बात क्या हुई, हम पैरेलल की बात तो कर ही रहते हैं, यहाँ पे रे पैरेलल होनी चाहिए और प्रिंसिपल एक्सिस से क्लोज भी होनी चाहिए, तो ये बिल्कुल एग्जैक्ट मैथमेटिकल कंडीशन हुई, बट प्रैक्टिकली एग्जैक्ट पैरेलल रे ऑब्टेन करना बहुत मुश्किल है, तो हमने यहाँ नियरली पैरेलल और बात कर दी। तो हर वो रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के बहुत पास में है, पहली बात, और दूसरी या तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है या ऑलमोस्ट पैरेलल है, नियरली पैरेलल, उन सारी रेज को हम बोलेंगे पैरेक्सियल रेज। Now we come on paraxial conditions, allowing only paraxial rays। अगर हम केवल paraxial rays को ही अलाउ करें तो उसको हम बोलेंगे paraxial condition, that is only single line statement। बट इसकी डिटेल को समझिए, हम paraxial rays को कैसे अलाउ करें। paraxial rays अगर देखें तो बात ये हो गई कि प्रिंसिपल एक्सिस के बहुत पास होंगी, तो हम एक काम करें, मिरर का एपर्चर ही छोटा कर दें, बहुत छोटा मिरर लें, मतलब रेडियस कर्वेचर के कंपैरिजन में एपर्चर की रेडियस बहुत कम हो, तो ये हमारे लिए मतलब एक कंपल्शन हो गया कि सारी रेज पोल के बहुत पास आएंगी या प्रिंसिपल एक्सिस के बहुत पास होंगी, तो उसमें तो पैरेक्सियल कंडीशन फुलफिल ही होंगी। द रिलेशन f/2 f इज इक्वल टू r/2 होल्ड्स ट्रू, जहां पैरेक्सियल कंडीशन होंगी वहीं f इज इक्वल टू r/2 सही होगा। अब देखिए, आपने 10th क्लास में ऑप्टिक्स में मिरर के बारे में, लेंस के बारे में लिया होगा, वहां मिरर में फोकल लेंथ को r/2 ले लिया था और ऐसी कोई बात की ही नहीं थी, लेकिन अब चीजों को थोड़ा डिटेल में जाना पड़ेगा। तो f इज इक्वल टू r/2 कब एप्लीकेबल होगा? ओनली फॉर पैरेक्सियल रेज। और पैरेक्सियल रेज क्या होती हैं? वो रेज जो प्रिंसिपल एक्सिस के बहुत पास में होंगी, पहली बात, और दूसरी उससे या तो पैरेलल होंगी या ऑलमोस्ट पैरेलल। ऐसी रेज के लिए ही क्या होगा? f इज इक्वल टू r/2 ट्रू होल्ड होगा। फॉर ऑल पैरेक्सियल रेज देयर इज ए यूनिक फोकस। अब यूनिक फोकस मैथमेटिकली यूनिक तो नहीं होगा, लेकिन अब वो प्रिंसिपल एक्सिस से थोड़ा दूर है तो फोकस, लेकिन प्रिंसिपल एक्सिस में डिस्टेंस बहुत कम है, तो थीटा की वैल्यू में रेंज जो होगा 0 से 10 डिग्री ही होगा, तो उसमें सबके फोकस इतने पास पास होंगे कि हमें वो विजुअली आंखों से अलग अलग नहीं दिखाई देंगे, तो इसलिए हमने उसको बोल दिया यूनिक फोकस। अब जो बात की, स्मॉलर इज द एपर्चर क्लोजर आर द कंडीशंस टू पैरेक्सियल वन। अगर एपर्चर को जितना छोटा करते जाएंगे उतना ही अच्छी पैरेक्सियल कंडीशंस मीट होती जाएंगी। क्यों? जितना एपर्चर छोटा होगा, कंपल्शन है कि जो रेज हैं वो प्रिंसिपल एक्सिस के उतनी ही पास होंगी। अब ये तो बात थी पैरेक्सियल रेज की। पैरेक्सियल रेज में इंपॉर्टेंट कहानी ये है कि f इज इक्वल टू r/2 हम यूज करना है तो पैरेक्सियल रेज ही होंगी। अब जो रेज पैरेक्सियल नहीं होती, जहां f इज इक्वल टू r/2 नहीं होगा, थीटा बड़ा होगा, मतलब उनका पॉइंट ऑफ इंसिडेंस या वो रेज प्रिंसिपल एक्सिस से काफी दूर होंगी, उनको बोलते हैं मार्जिनल रेज।
rays that are far away from the principal axis. So ये पैरेक्सल एंड मार्जिनल रेज क्या होती है उनको समझ लिया। अब जो बात ये है वो कि नॉर्मली व्हाट एनालाइज हम जो एनालिसिस करेंगे उसमें हम पैरेक्सल कंडीशंस के बारे में बात करेंगे। क्यों? कि अगर पैरेक्सल कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही है, मिरर बड़ा है, तो किसी भी ऑब्जेक्ट की शार्प इमेज नहीं बनेगी। कि दूर वाली रेज के लिए फोकस अलग होगा, पास वाली रेज के लिए फोकस अलग होगा। तो अगर इमेज ही शार्प नहीं बन रही है तो हमारे लिए वो मिरर किसी काम का नहीं। शार्प इमेजेस बनानी है तो मिरर में ये पैरेक्सल कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। तो इसलिए जब तक ये मार्जिनल रेज के बारे में बात नहीं की, उसको एनालाइज ना करना हो, मिरर बड़ा आपको ना बता दिया जाए कि नहीं मिरर बड़ा है, इसमें मार्जिनल रेज होंगी, तब तक मार्जिनल रेज को हम कंसिडर नहीं करेंगे। अब मार्जिनल रेज पैरेक्सल रेज के बाद अगर पैरेक्सल कंडीशन फुलफिल है, या यूं कहें कि पैरेक्सल कंडीशन हमेशा ही फुलफिल होंगी, तो उस कंडीशन में हमेशा मतलब जो भी मिरर हमारे लिए शार्प इमेज बनाने का काम आएगा या जो भी यूजेबल मिरर है उसमें पैरेक्सल कंडीशन फुलफिल होनी पड़ेंगी। तो ये अलग से मेंशन नहीं होता कई बार कि पैरेक्सल, या हमेशा ये मेंशन नहीं करेंगे कि पैरेक्सल कंडीशन आर फुलफिल। हाँ, जहां पैरेक्सल कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही हुई होंगी, मार्जिनल रेज की बात आएगी, वहां अलग से मेंशन कर दिया जाएगा। तो जब पैरेक्सल कंडीशन की बात हमेशा करनी है तो एक यूनिक फोकस होगा। तो हमें फोकस के बारे में बात करने की बहुत जरूरत है। फोकस के बारे में हम बात पहले कर चुके कि पैरेक्सल रेज के लिए एक यूनिक फोकस होगा और वो r/2 डिस्टेंस पर होगा। कहां से? पोल से। तो उसका c से डिस्टेंस भी वही है। लेकिन अब एक बात आई कि जरूरी थोड़ी ना है कि सारी रेज जो हैं वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल भी आए। हो सकता है मिरर पे कोई बीम ऐसी हो जो प्रिंसिपल एक्सिस से कोई एंगल बनाते हुए हो। सपोज एक कॉन्केव मिरर से हम सन की इमेज एक पेपर पे लेना चाहें, सन बहुत दूर है, तो उससे आने वाली जितनी भी रेज हैं मिरर पर तो पैरेलल होंगी, तो पैरेलल बीम है या पैरेलल रेज इंसिडेंट है, और सर्टेनली वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल नहीं, प्रिंसिपल एक्सिस से एक एंगल बनाते हुए होंगी। अब ऐसी सिचुएशन हो सकती है। तो इसमें हम दो आइडिया कंसिडर करेंगे, फोकल प्लेन एंड सेकेंडरी फोकस। तो पहले फोकल प्लेन के बारे में देख लें, ये होता क्या है। इट इज ए मैथमेटिकल प्लेन दैट इज परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस एंड पासेस थ्रू द फोकस। ये प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर या नॉर्मल, हम एक मैथमेटिकल का मतलब इमेजरी एक प्लेन अज्यूम करें जो कि कहां से पास होता हो? फोकस से। तो उस प्लेन को हम बोलेंगे फोकल प्लेन। अब इसका इंपॉर्टेंस क्या है? कॉन्केव मिरर की अगर बात करें तो ये फोकस था, फोकस से ये जो प्लेन पास होगा ये प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर, इसको हम बोलेंगे फोकल प्लेन। सिमिलरली वी कैन शो द फोकल प्लेन इन कॉन्वेक्स मिरर। हियर प्रिंसिपल एक्सिस, पोल, सेंटर कर्वेचर, फोकस, और फोकस से एक ऐसा प्लेन अज्यूम किया जो प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर है या प्रिंसिपल एक्सिस का एक सरफेस नॉर्मल है, तो उसको हम बोलेंगे फोकल प्लेन। नाउ व्हाट इज इंपॉर्टेंस ऑफ दैट? ऑल द रेज इंसिडेंट नॉट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस converge at a point in the focal plane, means that is important idea. Again read it. All the parallel rays, वो सारी रेज पैरेलल होनी चाहिए, लेकिन नॉट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, मतलब ऐसे रेज आए, ऐसे सारी पैरेलल रेज, या ऐसे आए, ये सारी रेज पैरेलल है, लेकिन वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल नहीं, वो आपस में पैरेलल हैं लेकिन प्रिंसिपल एक्सिस से कोई एंगल बनाते हुए हैं। ऐसी सारी रेज रिफ्लेक्शन के बाद किसी एक पॉइंट पे कन्वर्ज होंगी और वो पॉइंट फोकल प्लेन में ही होगा। इस तरह से आप देखिए, ब्लू रे आई, ग्रीन, रेड एंड ब्राउन, ये सारी रेज यहां कन्वर्ज हो रही हैं और ये कहां कन्वर्ज हो रही है? फोकल प्लेन में। सिमिलरली वी कैन सी फॉर कॉन्वेक्स मिरर, ये रेड ग्रीन यहां से रिफ्लेक्ट हुई, इसका बैक एक्सटेंशन, ग्रीन रे इधर रिफ्लेक्ट हुई, इसका बैक एक्सटेंशन, रेड रे इधर रिफ्लेक्ट हुई, इसका बैक एक्सटेंशन, एंड ब्राउन रे इधर रिफ्लेक्ट हुई, इसका बैक एक्सटेंशन। ये सारे बैक एक्सटेंशन कहां जाके कन्वर्ज हो रहे हैं? फोकल प्लेन में। तो ऐसा लग रहा है कि सारी रेस फोकल प्लेन में ही कन्वर्ज हो रही है। मतलब
एक बात बहुत साफ हुई कि अगर एक बीम, पैरेलल बीम मिरर पे इंसिडेंट हो लेकिन वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ना हो, ऑब्लिक इंसिडेंस हो, तो वो बीम फोकल प्लेन में किसी पॉइंट पर कन्वर्ज होगी या कन्वर्ज होती हुई अपीयर होगी। स्मॉलर इज द अपर्चर as well as the inclination of the rays from the principal axis better holds the above idea। मतलब ये बहुत साफ है, मतलब इस बात को समझ लें कि जितना मिरर का एपर्चर कम होगा, मतलब जितनी क्लोज पैरेक्सियल कंडीशन होंगी और जितनी जो पैरेलल रेज हैं उनका प्रिंसिपल एक्सिस से एंगल कम होगा, उतना ही जो अप्रोक्सीमेशन है कि सारी रेज फोकल प्लेन में कन्वर्स होंगी, उतना ही अच्छा होल्ड होगा। Now, detailed mathematical analysis of this idea is beyond our scope, but several times we have to analyze it. So, next idea is secondary focus, जो हमने बात की थी। तो हम देखिए secondary focus क्या होता है। A point on the focal plane where all the parallel rays incident not parallel to the principal axis converge। मतलब ये जो इस टाइप की बीम जिस पॉइंट पे कन्वर्स होगी, इनको हम बोलेंगे सेकेंडरी फोकस। इट इज डिनोटेड बाय एफ डैश इन द फिगर। अब देखिए इसको यहाँ एफ डैश, ये एफ डैश, ये क्या कहलाएंगे? सेकेंडरी फोकस। तो फोकल प्लेन एंड सेकेंडरी फोकस, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट आइडिया। ये कब यूज होंगे? जब हमें कभी मून, सन या किसी स्टार की कॉन्केव या कॉन्वेक्स मिरर से इमेज बनानी होगी कि उनकी रेस। अब देखिए अगर कॉन्केव, वो आगे समझ पाएंगे, या आपने 10th क्लास को अगर रिकॉल करें तो बहुत दूर जो ऑब्जेक्ट होते हैं उनकी कॉन्केव मिरर के फोकस पर इमेज बनती है, रियल और इन्वर्टेड। अगर सन की इमेज हमें स्क्रीन पे लेनी है तो हम कॉन्केव मिरर को सन की तरफ फेस नहीं कर सकते, क्योंकि कॉन्केव मिरर, मान लो सन रेज ऐसी आ रही है, अब कॉन्केव मिरर हमने ऐसा कर दिया तो स्क्रीन सामने रखनी पड़ेगी। तो स्क्रीन क्या होगा, उस सन रेज को ब्लॉक कर देगी, तो आप इमेज नहीं बना पाएंगे। तो उसके लिए हमें स्क्रीन को यहाँ कहीं रखना पड़ेगा और ये रेज आ रही है। तो अगर स्क्रीन को यहाँ रखा तो ऐसे तो ये उन पैरेलल रेज का ऑब्लिक इंसिडेंस हुआ और पैरेलल एक्सिस से एंगल बना रही है प्रिंसिपल एक्सिस से। तो ऐसी कंडीशन में हम एक्चुअल फोकस यूज ना कर पाए, क्या फोकल प्लेन और सेकेंडरी फोकस का कंसेप्ट यूज करेंगे। आई थिंक यू गॉट द आइडिया। अब देखिए पैरेक्सियल कंडीशन, मार्जिनल रेज, फोकल प्लेन, सेकेंडरी फोकस एंड मार्जिनल रेज के लिए f will not be r/2, f is equal to r/2 only for पैरेक्सियल रेज। मार्जिनल रेज की जहां बात आ गई वहां हम f is equal to r into 1 minus 1/2 cos थीटा, ये फॉर्मूला यूज करेंगे। तो मार्जिनल रेज की बात, फोकल प्लेन, सेकेंडरी फोकस की बात, ये बहुत रेयर सिचुएशंस हैं जो हमें एनालाइज करनी पड़ सकती हैं। तो जो रेयर सिचुएशंस हैं तो मतलब इनको बार बार आपको रिपीटिशन नहीं मिलेगा। अगर बार बार रिपीटिशन नहीं मिलेगा तो आप इनको बहुत ध्यान से देख लें, जब जरूरत पड़े तो आपको ध्यान आए। रूल्स ऑफ रे ट्रेसिंग एंड इमेज फॉर्मेशन। अगर इमेज फॉर्मेशन की बात है तो इमेज अगर आइडेंटिफाइबल शार्प इमेज नहीं है तो वो हमारे किसी काम की नहीं। मतलब अगर इमेज फॉर्मेशन की बात हो गई है तो नेचुरल है कि इमेज शार्प हो, तो इसके लिए पैरेक्सियल कंडीशन का फुलफिल होना जरूरी है। क्यों? क्योंकि अगर पैरेक्सियल कंडीशन नहीं है, मार्जिनल रेज भी हैं, तो यूनिक फोकस नहीं होगा, तो इमेज ब्लर्ड होगी। तो अब जब भी रे ट्रेसिंग इमेज फॉर्मेशन की बात होगी तो पैरेक्सियल कंडीशन अंडरस्टूड है कि एप्लीकेबल हैं, इनको बार बार मेंशन नहीं किया जाएगा। Rules of ray tracing under paraxial condition that we are stressing here, but this term will not be specified। ये आपको मानना पड़ेगा। मतलब हमें पैरेक्सियल कंडीशन फुलफिल होंगी, ये मानना पड़ेगा तब तक जब तक ये आपको स्पेसिफिकली ना कह दिया जाए कि मार्जिनल रेज भी हैं। अब इस रे ट्रेसिंग के रूल्स को समझने के लिए हम दोनों मिरर्स का पैरेलल एक 1 by 1 एग्जाम्पल लें या एक साथ एग्जाम्पल लें। पहला कॉन्केव मिरर, ये कॉन्केव मिरर शो कर दिया एंड प्रिंसिपल एक्सिस। अब देखिए कॉन्केव मिरर को बहुत ज़्यादा टर्न नहीं किया है, बहुत ज़्यादा टर्न नहीं किया, उसका मतलब इसका एपर्चर छोटा है। कॉन्वेक्स मिरर इन दिस वे, सेंटर कर्वेचर, फोकस, पोल,
सेंटर कर्वेचर फोकस पोल, एंड हियर इज अ पॉइंट ए एंड हियर इज अ पॉइंट ए, जिससे निकलने वाले रेज के बारे में बात करनी है। तो अगर ए से कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है तो पैरेलल कंडीशन में वो फोकस से पास होगी। ए रे और इट्स एक्सटेंशन इंसिडेंट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस passes through the focus after reflection। अब ये रे और इस एक्सटेंशन, इस बात को समझना जरूरी है। नाउ लेट अस सी दोनों कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स मिरर की बात करें तो कॉन्केव मिरर में तो ये रे आई और रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से पास होगी, लेकिन कॉन्वेक्स मिरर में फोकस तो मिरर के अंदर है, तो रे रिफ्लेक्शन के बाद वापस लौट गई, तो ये तो फोकस से पास नहीं हो सकती, लेकिन का बैक एक्सटेंशन, ये एक्सटेंशन क्या होगा, फोकस से पास होगा, इसलिए एक्सटेंशन वर्ड दिया हुआ है। तो ये एक्सटेंशन हमेशा कॉन्वेक्स मिरर के लिए एप्लीकेबल होगा। दैट इज वन रे। अब देखिए ये एक रे हुआ, वी कैन अगेन समराइज एनी रे इंसिडेंट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस will pass to the focus in concave mirror and its extension will pass to the focus in convex mirror. Now second rule, due to optical reversibility, an incident ray or its extension if passes through the focus will go parallel to the principal axis after reflection। अब ऑप्टिकल रिवर्सिबिलिटी का प्रिंसिपल क्या है, और किसी रे को हम रिवर्स कर दें तो अपने पाथ को रिट्रेस कर देगी। तो अगर इस रे को यहाँ से रिवर्स करने के लिए किसी मिरर से, प्लेन मिरर से नॉर्मल इंसिडेंट पर उसको रिफ्लेक्ट करा दें, यहाँ पे इस रे के नॉर्मल एक मिरर रख दें तो ये रे वापस बैक हो गई, ये बैक हो गई तो ये अपने पाथ को रिट्रेस कर लेगी। ऐसे यहाँ पर ये रे यहाँ से आ रही होती तो इसको रिट्रेस कर लेती, वी कैन सी हियर। अब देखिए यू कैन सी द डायरेक्शन ऑफ एरोस, रे यूँ जा रही है फोकस से निकलती हुई, तो जहाँ पे इंसिडेंस होगी तो वहाँ से रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी। ऐसी ये रे मिरर पर इस तरह से आ रही होती कि इसको आगे एक्सटेंड करने के बाद ये फोकस से पास होती, जैसे और इट्स एक्सटेंशन व्हाट इज हियर, तो ये रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी। अब दोनों रूल्स को हम कंबाइन शो कर दें, ये ऐसा एरो मींस दैट इज फॉर दिस रे एंड दिस एरो फॉर दिस एंड दैट, सिमिलरली हियर। तो देयर आर टू रेस, टू रूल्स में रूल एक ही है, दूसरा उसका रिवर्सिबल, ऑप्टिकल रिवर्सिबिलिटी अप्लाई करने के बाद। नाउ लेट्स सी अंडर थर्ड रूल, रिफ्लेक्टेड रे और ए रे इंसिडेंट एट द पोल कैन बी ऑब्टेन्ड बाय लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। अगर कोई रे पोल पर इंसिडेंट है तो पोल को सेंटर ऑफ कर्वेचर से मिरर लाइन, पोल पर सरफेस नॉर्मल है, तो जितने एंगल पर प्रिंसिपल एक्सिस से रे आई है उतने एंगल पर लौट जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो इसको हम लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन से फाइंड कर सकते हैं दिस वे। अब देखिए ए से जो रेड रे आई तो यहाँ चली गई, ये दोनों एंगल रेड आर्क शो किए हैं तो बस इक्वल एंगल है। ऐसे ए से जो रे पोल पे आई वो उतने ही एंगल पर रिफ्लेक्ट हो गई। अब इसका बैक एक्सटेंशन यहाँ कहीं कट करेगा, तो अब देखिए हमें क्या महसूस होगा, अगर यहाँ से को देखने वाले को ऐसा महसूस होगा कि ये दोनों रे इसी पॉइंट से आ रही है और रे कहाँ से निकली है ए से, तो इसको यहाँ पर एक ही इमेज अपीयर होगी यहाँ पर और ऐसे यहाँ पर। अब ये क्लियर है कि यहाँ जो इमेज है उस पर एक्चुअली रेज आ रही है तो ये रियल इमेज होगी, और यहाँ पर रेज एक्चुअली नहीं आ रही है, वहाँ से अपीयर हो रही है, मतलब उनका रेज का एक्सटेंशन वहाँ पे कट कर रहा है, बैक एक्सटेंशन, तो ये इमेज वर्चुअल इमेज होगी। या मिरर्स में हम बहुत क्लियर कह सकते हैं जो भी इमेज मिरर के अंदर बनेगी वो वर्चुअल इमेज होगी, और जो भी इमेज मिरर के बाहर होगी वो रियल होगी, या जो भी कुछ है मिरर के अंदर वो वर्चुअल और जो भी मिरर के बाहर वो रियल। ठीक यही बात ऑब्जेक्ट के लिए एप्लीकेबल होगी। और कोई ऑब्जेक्ट मिरर के अंदर है तो हम बोलेंगे वर्चुअल ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मिरर के बाहर है तो क्या बोलेंगे, रियल ऑब्जेक्ट। फोर्थ, an incident ray through the center of curvature will retrace itself after reflection due to normal incidence। ये यूँ कहें कि अगर कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगी तो मिरर पे नॉर्मल इंसिडेंस होगी तो वो अपने आप को रिट्रेस कर लेगी। So this green color here, this ray coming here and it will retrace, similarly here this green। अब देखिए ये रे भी यहाँ F पर ही कट करेगी क्योंकि एक ही यहाँ पे यूनिक इमेज बननी चाहिए। ऐसे इस रे का बैक एक्सटेंशन यहाँ पे कट करेगा इस जगह पे, तो यहाँ पे बी की इमेज होगी।
पॉइंट इज द लोकेशन ऑफ इमेज, मतलब ये जो पॉइंट बी है ये इमेज का लोकेशन है ए की, जो हम अभी बात कर रहे थे। तो रे ट्रेसिंग के एक्चुअली यू कैन सी देयर आर 4 रूल्स, बट बेसिकली देयर आर 3 रूल्स। 1 एंड 2 रूल, फर्स्ट सेकेंड रूल को हम फर्स्ट रूल का ऑप्टिकल रिवर्सिबिलिटी वाली बात कर सकते हैं। तो अब इन चारों रूल में से कोई से भी 2 रूल जो हमें कंफर्टेबल होंगे उनको यूज करके हम इमेज लोकेट कर सकते हैं। नाउ ये जो अब आपके वो एक प्रैक्टिस है कि हम इन रूल्स को फॉलो करते हुए डिफरेंट जगह पे ऑब्जेक्ट रखते हुए उसकी इमेज कहाँ बनेगी उसको डायग्राम में ट्रेस करें। कॉन्केव मिरर के लिए कुछ एग्जांपल्स हम आज डिस्कस करेंगे। अब इसमें अगेन यू कैन सी हियर स्टेटमेंट, ऑलवेज अज्यूम पैरेक्सियल कंडीशन अनटिल और अनलेस इट इज स्टेटेड दैट रेज आर मार्जिनल। जो बात हम पहले कहते आए थे, जब तक ये आपको स्पेसिफिकली कहने दिया जाए कि रेज मार्जिनल है तब तक आपको यही रूल फॉलो करने हैं और F इक्वल टू R/2 होगा स्ट्रिक्टली। इमेज फॉर्मेशन फ्रॉम कॉन्केव मिरर। अब ये जो रूल ट्रेसिंग, हमने रे ट्रेसिंग के रूल्स सीखे, इनको यूज करते हुए हम कॉन्केव मिरर से किसी भी पॉइंट या किसी ऑब्जेक्ट की इमेज कैसे बनेगी, कहाँ बनेगी उसको देखते हैं। अब इसमें एक बात साफ है, इमेज को लोकेट करने के लिए केवल 2 रेज का एक्सटेंशन बहुत है, तो इन चारों में से कोई से भी 2 रूल हम यूज कर लेंगे, एनी 2। अब एक बात श्योर कि जहां पे रेज इंटरसेक्ट होंगी वो इमेज की लोकेशन होगी, वहां पर इमेज होगी, वो इंटरसेक्शन इज नॉट इमेज। ये बात हम बहुत पहले प्लेन मिरर में जब इमेज की बात की थी तो हम डिस्कस कराए थे। ऑब्जेक्ट इज इन बिटवीन पोल एंड फोकस। हम सबसे पहले ऑब्जेक्ट को पोल और फोकस के बीच में जूम करें, ये कॉन्केव मिरर, ये पोल और फोकस ऑब्जेक्ट को हम यहाँ कहीं जूम कर लें, दिस इज द ऑब्जेक्ट पी। अब पी से हम पहला रूल फॉलो करें, एक रे जो मिरर पे इंसिडेंट है प्रिंसिपल के पैरेलल, और तो यहाँ से इंसिडेंट होगी, ये रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से पास होगी, दैट यू कैन सी द ब्लू कलर रे। ये सारी रेस हम डायग्राम कंप्लीट होने के बाद आइडेंटिफाई कर पाए अलग अलग, इसलिए इनको अलग अलग कलर में शो कर रहा हूं मैं। बट व्हेन यू ड्रॉ द डायग्राम, नॉट नेसेसरी ड्रॉइंग डिफरेंट कलर बिकॉज इट विल इट अननेसेसरी टाइम कंज्यूमिंग जॉब। हियर वी आर अंडरस्टैंड, हमें अभी चीज़ों को समझना है, इसलिए पूरा डायग्राम बनने के बाद, सारी रेज आने के बाद हर रे को हम अलग अलग पहचान पाएँ, इसलिए मैं अलग अलग कलर से डिनोट कर रहा हूँ। अब देखिए सेकेंड रे, सेकेंड रूल कौन सा, सी से पास होने वाले लिए हमने, तो सी से जो ये रे ऐसे जाती है, देखो ये इंसिडेंट रे रिफ्लेक्शन के बाद वापस लौट आएगी। अब ये 2 रेस तो कभी यहां मिलेंगी नहीं, इसका मतलब बाहर मिरर के बाहर इमेज नहीं बनेगी। लेकिन अगर इनको पीछे एक्सटेंड करें दिस वे, तो ये यहां मर्ज होंगी, तो यहां से देखने वाले किसी आदमी को क्या दिखाई देगा कि इस कॉर्नर की इमेज यहां पर है। ऐसे ही इस ऑब्जेक्ट के हर पॉइंट से निकलना रेस की इमेज बना सकते हैं। नाउ हियर इन दिस वे, इस की इमेज यहाँ पे, इसकी इमेज यहाँ पे, तो यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट की इमेज बनी क्यू। इमेज को हम क्यू से नोट करेंगे, तो आने वाले सारे डायग्राम में हम स्टैंडर्ड नोटेशन यूज करेंगे ऑब्जेक्ट पी से और इमेज क्यू से। यहाँ आप देख सकते हैं कि इमेज की क्वालिटी कैसी है, इमेज के बारे में और डिस्क्राइब करें, ऑब्जेक्ट के बारे में देख लें। अब ऑब्जेक्ट तो रियल है, क्यों रियल है? एक्चुअली एक बात है, मिरर से बाहर तो रियल, या कोई भी रियल ऑब्जेक्ट रियल होगा आउटसाइड द मिरर, तो ये रियल होगा। इमेज के बारे में, अब इमेज मिरर के अंदर है तो वर्चुअल होगी, या यूं कहें यहाँ पे एक्चुअल लाइट रेज नहीं पहुंच रही है इनसाइड द मिरर, तो ये कैसी है? वर्चुअल। और हमको दिख रहा है इमेज बड़ी है, एनलार्ज, और ये दिख रहा है ऑब्जेक्ट का जैसा ओरिएंटेशन है, ऑब्जेक्ट का एरो ऊपर है तो इसका एरो ऊपर है, इसको हम बोलेंगे इरेक्ट। इरेक्ट का मतलब हमेशा खड़ा नहीं होगा, ऑप्टिक्स में इरेक्ट का मतलब होगा जैसा ऑब्जेक्ट, जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट है उसी डायरेक्शन में, मतलब ऑब्जेक्ट का इन्वर्जन नहीं, वर्टिकल इन्वर्जन नहीं होगा। यही कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इन्वर्जन नहीं होगा, तो इमेज इरेक्ट कहलाएगी। तो जब ऑब्जेक्ट पोल और फोकस के बीच में है तो हमने इस तरह से इमेज ले ली। अब दूसरी कंडीशन ले सकते हैं कि ऑब्जेक्ट को हम फोकस पे ले जाएं। ऑब्जेक्ट इज एट द फोकस, नाउ लेट अस सी व्हाट विल हैपन। ये ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट से फर्स्ट रूल, जो रे प्रिंसिपल एक्सिस पैरेलल गई वो लौट के फोकस से पास हुई।
दूसरा सी वाली बात कर लें। अगर ये देखेंगे तो ये पैरेलल होंगे। अगर ये पैरेलल है तो ये आगे कभी एक्शन नहीं करेंगी और पीछे बढ़ाएं तो भी कभी एक्शन नहीं करेंगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम मैथमेटिकली कह सकते हैं कि इमेज इन्फिनिटी बनेगी, लेकिन इन्फिनिटी पर कहने का मतलब क्या हुआ, इमेज वी कैन नॉट ऑब्टेन द इमेज। ना तो हम बाहर कहीं स्क्रीन पे इमेज बना पाएंगे और ना ही अंदर देखेंगे तो इमेज दिखाई देगी। इस कंडीशन में अगर कभी फोकल पर ऑब्जेक्ट हो और कॉनकेव मिरर में देखें, या आप कॉनकेव मिरर को अपने सामने रखें और थोड़ा बहुत पास से दूर ले जाते जाएं, तो जब आपका फेस फोकल प्लेन में आएगा तो आप देखेंगे उसमें कुछ नहीं दिखाई देगा, बिल्कुल वो एक पॉइंट की इमेज पूरे मिरर में भर जाएगी। ऑब्जेक्ट इज रियल बिकॉज इट इज आउटसाइड द मिरर। इमेज is what you can say cannot be obtained on any screen as well as not visible। तो इसके बारे में हम नहीं कह सकते रियल होगी या वर्चुअल होगी। मैथमेटिकली कह सकते हैं कि इधर इन्फिनिटी पे स्क्रीन रख देंगे तो हमें रियल इमेज मिलेगी और मिरर के अंदर देखेंगे तो इनफाइनाइट डिस्टेंस पर हमें क्या दिखाई देगी, एक वर्चुअल इमेज दिखाई देगी, लेकिन वो इमेज दिखाई नहीं देगी। ऐसे यहाँ स्क्रीन कभी इनफाइनाइट पे तो रख थोड़ी नहीं पाएंगे, तो प्रैक्टिकली इमेज कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड, बट मैथमेटिकली वी कैन सी वी कैन फाइंड इमेज, real image outside the mirror at infinite distance or a virtual image inside the mirror at infinite distance. So that is a mathematical answer. This is usually said that the image will be formed at infinite distance from the mirror. अब इस बात को कहना बहुत ज़रूरी है कि आगे जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो इस कंडीशन में इमेज का डिस्टेंस इन्फानाइट आएगा, तो उस इन्फानाइट को हम लिख दें इमेज विल बी इन्फिनिटी। तो एक तो बिना समझे हमने एक वैल्यू लिख दी ना, उसका मतलब क्या हुआ, इमेज कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड। अब हमने पहले ऑब्जेक्ट को फोकस और पोल के बीच में लिया, फिर फोकस पे लिया। अब तीसरी सिचुएशन हो सकती है हम ऑब्जेक्ट को सी और एफ के बीच में ले लें। ऑब्जेक्ट इज इन बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। नाउ वी कैन सी हियर दैट इज कॉनकेव मिरर। सो ऑब्जेक्ट सी और एफ के बीच में कहीं होगा। हमने ऑब्जेक्ट पी को यहाँ अज्यूम कर लिया। अगेन वी टेक टू रूल्स। फर्स्ट रूल हमने यूज कर लिया, रे कमिंग गोइंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन विल पास थ्रू द फोकस, दिस। सेकेंड रे, हम अब देखिए सी वाली रे लेंगे तो ये मिरर बहुत बड़ा लेना पड़ेगा रिफ्लेक्शन के लिए, तो ये प्रैक्टिकल नहीं होगा। तो अब या तो हम पोल पर इंसिडेंट रे ले लें, ऐसे यहाँ कट करेगी, या एफ जाती हुई रे ले लें, मतलब फर्स्ट रूल का ऑप्टिकल रिवर्सिबिलिटी। तो अब देखिए सी से पास होने रे यहां पे इम्प्रैक्टिकल हो गई, इसलिए आपको किन्हीं भी दो देखिए सी वाली रे हमने यहां दिखा दिया। तो सी वाली रे अगर पीछे बढ़ाएं तो मिरर को बहुत बड़ा लेना पड़ेगा कंस्ट्रक्शन में, तो वो प्रैक्टिकल नहीं यूज करना। तो हम इसके बाद दो कंडीशन जो बचती हैं उनको यूज कर सकते हैं, या तो पोल पे इंसिडेंस या पहली रे का जो था रूल उसका ऑप्टिकल रिवर्सिबिलिटी, मतलब रूल नंबर 2। अब देखिए यहाँ से एक बात समझ में आती है कि आप सोच सकते थे कि चारों रूल में से हम कोई से भी एक दो याद कर लें, उन्हीं को यूज करते रहेंगे। तो कई बार कुछ रूल्स को यूज करना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता, इसलिए आपको चारों रूल ध्यान रखने पड़ेंगे। अब यहाँ पे अगर ये हमने पोल पर इंसिडेंट रूल ले लिया, ये पोल पर जो आई रे ये ऐसी यहाँ से जाएगी, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इक्वल होंगे और यहाँ कट करेगी ये दोनों रेस, और वहीं से सी वाली रे कट करेंगी। तो ये यहाँ पर इस एरो की इमेज बनेगी। सो इमेज विल बी इन दिस वे। नाउ यू कैन सी इमेज मिरर के बाहर है और यहाँ पे एक्चुअल रेज आ रही है, तो रियल है, इन्वर्टेड है और ऑब्जेक्ट से बड़ी है। तो ऑब्जेक्ट इमेज के बारे में करें, ऑब्जेक्ट अगेन रियल बिकॉज आउटसाइड द मिरर, इमेज रियल आउटसाइड द मिरर, एनलार्ज्ड बड़ी है और इन्वर्टेड, यू कैन कॉल इन्वर्टेड इमेज। अब हमने ऑब्जेक्ट को सी और एफ के बीच में ले लिया। नेक्स्ट कंडीशन, हम ऑब्जेक्ट को सी पर ही ले लें। ऑब्जेक्ट इज एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर। नाउ अगेन सेम सिचुएशन ऑफ कॉनकेव मिरर, ये ऑब्जेक्ट लिया हमने। रूल नंबर 1, ray incident parallel to principal axis will pass through the focus। अब रूल नंबर 2, या तो हम इसका ऑप्टिकल रिवर्सिबिलिटी यूज कर लें या पोल वाला ले लें।
या सी वाली रे अब देखिए यहाँ पे इम्प्रैक्टिकल हो जाएगी, ऐसी चली जाएगी तो मिरर पे कभी इंसिडेंट नहीं होगी। हमने यहाँ पे फर्स्ट रो का ऑप्टिकल रिवर्सिबिलिटी यूज किया, इट विल कट हियर, सो हियर विल बी द इमेज, सो इमेज विल बी अगेन एट द सी। अब इमेज सी पर है तो आप देख सकते हैं कि ये ट्राइंगल दोनों एंगल इक्वल होंगे तो ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे, जिससे हम कह सकते हैं क्यू इमेज साइज ऑब्जेक्ट साइज के इक्वल होगा। ऑब्जेक्ट तो रियल है, इमेज रियल क्योंकि मिरर के आउटसाइड है या यहाँ पे एक्चुअली रेज पहुंच रही हैं, सेम साइज एंड इन्वर्टेड। सेंटर ऑफ कर्वेचर पर इमेज लेने के बाद हम ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर के बियॉन्ड ले जाएं, ये अगली सिचुएशन है। ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, see here we can take object here, again we apply the first rule, ray incident parallel to the principal axis will pass through focus। यहां से C वाला रूल ले सकते थे या पोल वाला रूल ले सकते हैं या फर्स्ट का रेसिप्रोकल रूल ले सकते हैं। हमने यहाँ पे फर्स्ट का रेसिप्रोकल ले लिया, ऑप्टिकल रिवर्सिबिलिटी। तो अब देखिए ये फर्स्ट रे सेकंड रे क्या हुआ, F से पास हुई और प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चली गई, तो यहाँ पे कट किया तो यहाँ पे क्या होगा, इमेज। तो इमेज का ये एरो का पॉइंट यहाँ होगा, तो यहाँ आप देखिए इमेज इन्वर्टेड बनेगी और विजुअली छोटी भी दिख रही है और इमेज रियल भी है। तो ऑब्जेक्ट रियल है, इमेज रियल है, इन्वर्टेड है और स्मॉलर है। और इमेज कहाँ मिल रही है, सी और एफ के बीच में। ऑब्जेक्ट रियल, इमेज आउटसाइड मिरर, सो इट विल बी रियल। यहाँ मिरर के लिए आउटसाइड इनसाइड ये बड़ा अच्छा है रियल और वर्चुअल पहचानने का। स्मॉलर इन साइज एंड इन्वर्टेड, और इमेज की लोकेशन क्या हुई, सी और एफ के बीच में। अब हमने ये सारी रियल ऑब्जेक्ट की सारी सिचुएशन कंसिडर कर ली। इसके अलावा कोई कंडीशन हो नहीं सकती, या तो एफ और ओ के बीच में हो, पोल के बीच में, या एफ और एफ पर हो, या एफ और सी के बीच में हो, या सी पर हो, या बियॉन्ड सी। नाउ लास्ट कंडीशन वी टेक वर्चुअल ऑब्जेक्ट। अब वर्चुअल ऑब्जेक्ट हम डिफाइन करें तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट क्या होता है कि अगर किसी चीज से पहले से कोई रियल इमेज बन रही है तो उस रियल इमेज को बनाने वाले रेज के रास्ते में हम कोई मिरर या कोई डिवाइस रख दें तो उस डिवाइस की जो रियल इमेज बनती वो वर्चुअल ऑब्जेक्ट होगी। अब देखिए यहां से ये मिरर था, इट एक ही है वर्चुअल ऑब्जेक्ट, मतलब यहाँ कोई लेंस रहा हो, कुछ रहा हो, वहां से ये इमेज बन रही थी, यहाँ हमने मिरर रख दिया तो ये अभी इमेज तो नहीं बनेगी, इसकी जो रेज आ रही थी वो मिरर से रिफ्लेक्ट हो जाएंगी, इसलिए इमेज नहीं बनेगी। बट ये जो इमेज पहले बनी थी किसी और डिवाइस से, अब इसके लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट काम करेगी क्योंकि वहां पे एक्चुअली रियल में कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। सी अब देखिए हम फोकस से पास होते हुए, मतलब क्या, ये इस तरह से लिया, फोकस से पास होने रे जो इसकी डायरेक्शन में जाती, तो यहां से अब इसमें हम क्या बात करेंगे, यहां से कोई रे निकलती जो फोकस की ओर जाती तो वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएंगी। ऐसे ही ये रे सी से पास होती जो इस पॉइंट को ज्वाइन करती, ये आपस में रिट्रेस कर लेंगी, तो ये दोनों रेज यहां कट करेंगी इस जगह, तो यहां पे क्या मिलेगी, इमेज, दिस इज इमेज। अब देखिए ये इमेज रियल है, छोटी है और इरेक्ट है। इन सारी सिचुएशन में एक बात आप और देख सकते हैं कि किसी भी सिचुएशन में अगर ऑब्जेक्ट की जगह इमेज रख दें और इमेज जगह ऑब्जेक्ट तो एक दूसरे की कंजुगेट पोजीशंस हैं और यहां से भी ऑप्टिकल रिवर्सिबिलिटी वाला आइडिया फॉलो होता है। अगर हम पहला सिचुएशन लेते हैं यहाँ पे, तो यहाँ ऑब्जेक्ट था, ऑब्जेक्ट की अंदर इमेज बनी थी, तो उसमें क्या होता है, ये रे यूं जाती और यूं चली जाती और ये रिट्रेस होती, इसको पीछे बढ़ाते थे, यहाँ कट करते थे, यहाँ में इमेज बन जाती। तो इमेज और ऑब्जेक्ट आपस में इंटरचेंजेबल पोजीशंस होती हैं। ऑब्जेक्ट इज रियल क्योंकि इनसाइड द मिरर, सॉरी ऑब्जेक्ट इज वर्चुअल बिकॉज इट इनसाइड मिरर, वर्चुअल। इमेज आउटसाइड मिरर, रियल, और यहाँ पे एक्चुअल रेज पहुंच रही है वो भी देख सकते हैं, स्मॉलर इन साइज एंड इरेक्ट। अब देखिए ये जो ऑलमोस्ट सारी सिचुएशन थी कि ऑब्जेक्ट कहाँ कहाँ हो सकता है, कॉनकेव मिरर से इमेज कहाँ कहाँ बनेगी। आज हम इतना ही लेना चाहेंगे क्योंकि इन सारी बातों को समझना और उनको अच्छे समझने एक टाइम चाहिए।
नेक्स्ट क्लास में हम कॉन्वेक्स मिरर से इमेज फॉर्मेशन की बात करेंगे, तो इन रूल्स को वापस यूज़ करेंगे, तो आपको इस सारी चीज़ें रिकॉल होंगी और ये चीज़ें ढंग से समझ लेंगे तो आप कॉन्वेक्स मिरर से इमेज फॉर्मेशन में रे ट्रेसिंग को प्रॉपरली समझ पाएंगे। अब जो हमने बात की थी ऑप्टिकल रिवर्सिबिलिटी, तो यहाँ भी वही बात है, ऑप्टिकल रिवर्सिबिलिटी विद द सिचुएशन ऑफ ऑब्जेक्ट इन बिटवीन द पोल एंड फोकस। पोल और फोकस के बीच में जो ऑब्जेक्ट था उससे ये ऑप्टिकल रिवर्सिबिलिटी वाली कंडीशन है। नाउ आज हम होम असाइनमेंट की बात कर दें। अब होम असाइनमेंट आज मैं आपको थोड़ा सा रिलैक्स करूंगा, मैं कुछ क्वेश्चंस नहीं दूंगा। पहला असाइनमेंट होगा जो आज हमने सीखा है उसको रिवाइज करें, और दूसरा असाइनमेंट इज वेरी स्पेशल, ड्रॉ रे डायग्राम्स फॉर इमेज फॉर्मेशंस बाय कॉन्वेक्स मिरर फॉर ऑब्जेक्ट्स इन वेरियस पोजीशंस। जिन जिन पोजीशंस में ऑब्जेक्ट हमने कॉन्केव मिरर के लिया उन पोजीशंस में आप ऑब्जेक्ट को अज्यूम करते हुए कॉन्वेक्स मिरर से इमेज फॉर्मेशन के रे डायग्राम बनाएं। अब आप सोच सकते हैं कि इतने रे डायग्राम बनाने की क्या जरूरत है। एक्चुअली ये रे डायग्राम ही आपको ऑप्टिक्स के बारे में अंडरस्टैंडिंग डेवलप करेंगे एंड यू विल सी देयर इंपॉर्टेंस लेटर ऑन। जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे आप रे डायग्राम की इंपॉर्टेंस समझते जाएंगे। आज की बात हम यही रखते हैं। विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू वेरी मच।